जो ये ADHD एंड ऑटिज्म है, ये क्या होता है? जो ADHD और ऑटिज्म है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं मैम। दोनों की डायग्नोसिस हम किस तरीके से करेंगे? कुछ रेड अलर्ट सिम्टम्स होते हैं। एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है? जब बच्चा 1.5, 2, 2.5 साल का होता है, उस समय पर अगर आपके बच्चे को पुअर आई कांटेक्ट या कोई बिहेवियर इशू लगता है, तो उस समय आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये स्पीच थेरेपीज किस तरीके से काम करती है और इनका क्या बेनिफिट है? मेडिसिन के साथ साथ इंटीग्रेटेड थेरेपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो जो रिजल्ट आपको 6 मंथ में दिखने चाहिए थे बच्चे में, वो आपको 3 to 4 मंथ में दिखने लगते हैं। जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को हर चीज़ में टोकते हैं, रोकते हैं, डिक्टेटरशिप तरीके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्टार्टिंग से ही उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। जो पेरेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आजकल बच्चों की भी स्क्रीनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक मोबाइल और स्क्रीन है जो कि आपके बच्चे के अंदर इम्पल्सिविटी, डिस्ट्रक्टिविटी, ये सारी चीजें डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। कई बार मदर जो होती हैं जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम वो कुछ ना कुछ अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ ऐसी मेडिसिन लेती है, उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। आफ्टर डिलीवरी अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा, ऐसे में हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल गोला टॉक्स में। और आज जिस टॉपिक पर हम यहाँ बात करने आए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बचपन। बचपन ये एक हर किसी की लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण फेज़ होता है, बट अगर इसी बचपन को किसी बीमारी या किसी डिसऑर्डर की कुछ नज़र लग जाए तो वो फिर पूरी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ऑटिज्म एंड ADHD ये दो इस टाइप के डिसऑर्डर हैं जो आजकल हमारी जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इसी ऑटिज्म एंड ADHD इनके बारे में और भी जानकारी जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिंस कुमार, जो एक BHMS MD स्पेशलिस्ट हैं एंड उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो चाइल्ड बिहेवियर, ऑटिज्म एंड ADHD है। ये पिछले 8 सालों से इसी मेन डिसऑर्डर पे और इसी तरीके के पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं और होम्योपैथी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो बच्चों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं। तो इसी बारे में आज हमारे साथ में है डॉक्टर प्रिंस कुमार और ये आज हमें बताएंगे और ADHD एंड ऑटिज्म के बारे में। वेलकम टू गोला टॉक्स डॉक्टर प्रिंस। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि जो ये ADHD एंड ऑटिज्म है ये क्या होता है और क्या इसको एक लेमन लैंग्वेज में आप बता सकते हैं? सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो ADHD और ऑटिज्म है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं मैम। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब कि हमारी कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र जो होती है, नर्वस सिस्टम, वहाँ पर कोई ना कोई विकार हो जाता है, उसकी वजह से ये बीमारी देखी जा रही है। ऑटिज्म की संख्या डे बाय डे बहुत तेजी से ग्लोबली बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे अभी कारणों पे रिसर्च भी चल रहा है। एग्जैक्ट इटियोलॉजीज की अभी भी पता नहीं चल पाई है, परंतु बताना चाहूँगा ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर मतलब कि ये एक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, उसमें चाइल्ड बिहेवियर भी होती है। ADHD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक पार्ट है और इसमें ADHD की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, इनहेरिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, रिपीटेटिव बिहेवियर रहता है। और ऑटिज्म में देखा गया है कि अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं 1.5 से 2 साल के बच्चों में देखा गया है कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर आई कांटेक्ट काफ़ी पुअर होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर बिहेवियरल इशू रहते हैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे जब माँ उनको पुकारती है उनके नाम से तो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं। कई बार रिपीटेटिव बिहेवियर देखा गया है, अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, टो वॉकिंग करते हैं, हैंड फ्लैपिंग करते हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हम लोग पता करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म के लक्षण हैं या नहीं। सर, ये जो ऑटिज्म और ADHD है, इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पेशेंट, ये जो बच्चा है ये ऑटिज्म का है और इसमें ADHD डायग्नोस हुआ है, दोनों की डायग्नोसिस हम किस तरीके से करेंगे? डायग्नोसिस तो मैम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कुछ रेड अलर्ट सिम्टम्स होते हैं। जैसे ऑटिज्म के केस में जब बच्चा
1 से 1.5 साल या 2 साल की एज में जब रहता है और मदर उसको जब पुकारती है तो रिस्पॉन्स नहीं करता है, आई कॉन्टेक्ट काफ़ी पुअर होता है, कई बार नाम पुकारने पर रिस्पॉन्स नहीं करता है, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखता है, आई कांटेक्ट बहुत ही पुअर होता है। तो ये कुछ रेड अलर्ट सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इनिशियली अगर डॉक्टर से या कोई साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो ऐसे में ADHD और ऑटिज्म का पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं बताया कि ऑटिज्म के सिम्टम्स मेनली होते हैं और ADHD की बात करते हैं तो ADHD में DSM-5 क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको देखा जाता है। क्वेश्चंस की अगर बच्चे के अंदर वो सारे सिम्टम्स लगातार 6 महीने तक पाए जाते हैं, वो अराउंड 26 क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें अगर देखा जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ जो होता है बच्चे में, अगर लगातार वो 6 मंथ तक परसिस्ट करता है तभी वो ADHD का शिकार होता है। तो वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स उसको एनालाइज करके ही बता पाते हैं कि आपका बच्चा ADHD है या हाइपर एक्टिव है या दोनों है। ADHD में भी क्राइटेरिया होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इटेनेटिव है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, तो उसके एनालिसिस पे पता किया जाता है कि ये बच्चा जो है किस कैटेगरी में आता है। ADHD में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है बच्चों में। एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है, लाइक एक पर्टिकुलर एज के बाद ADHD होगा या मतलब जो बचपन से ये स्टार्ट हो जाता है? देखिए मैम, जैसे मैं कई बार अपनी OPDs में देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुद ही बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको अपने बच्चे को लेके आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब चेक करिए कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव तो नहीं है। बट वो हाइपर एक्टिव नहीं होता है। जैसे पहले के बच्चों और आज के बच्चों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है कि पहले के बच्चे की कंपेरेटिवली आज के बच्चे काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो उनके जो काफ़ी एक्टिव IQ लेवल भी पहले से बढ़ गया है। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है। तो वो बताना चाहूँगा कि आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से मिलके पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये जो हाइपर एक्टिविटी है ये एक नॉर्मल वाली है या कोई डिसीज फॉर्म में तो नहीं है। परंतु हर एक हाइपर एक्टिव बच्चा ADHD का शिकार नहीं होता है। एंड इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जनरली कई बार जो ADHD के जो बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर से बोलते हैं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा एक जगह टिकट नहीं बैठता है, बार बार कोई रिपीटेड बिहेवियर करता है, अपने टर्न का वेट नहीं कर पाता है, चीज़ों को भूल जाता है, जब कोई टास्क उसको दिया जाता है वो बहुत जल्दी कोशिश करता है कंप्लीट करने के लिए, कई बार बहुत इम्पेशेंस होता है, हर चीज़ को बड़े हरीड मैनर में करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ज़्यादातर स्कूल्स में। ऐसे बच्चों के टीचर्स उनके पेरेंट्स को ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे टीचर स्कूल में ये बच्चों के फीडबैक्स, ऑब्वियसली टीचर्स से ये बच्चों के फीडबैक्स जो हैं वो पेरेंट्स तक आते हैं। देन पेरेंट्स को कब ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए या थेरेपीज लेनी चाहिए बच्चे के लिए? उनको वो कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का? मैम, मैं लगातार 8 सालों से ADHD, ऑटिज्म और चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम पे ही काम कर रहा हूँ और बहुत सारे पेशेंट, मतलब थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स को मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीट किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने 2 चीज़ नोटिस की कि अगर सही समय पर सही चीज़ को डायग्नोज किया जाए, सही एज पे, मतलब जब बच्चा 1.5, 2, 2.5 साल का होता है, उस समय पर अगर आपके बच्चे को स्पीच डिले, पुअर आई कांटेक्ट या कोई बिहेवियर इशू लगता है तो उस समय आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके जो भी चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन या कोई इंटीग्रेटिव थेरेपीज आप अपने बच्चे को अगर दिलाते हैं तो ऐसे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। और सभी पेरेंट्स को आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को कोई रेड अलर्ट सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपने किसी एक्सपर्ट्स या कोई भी साइकोलॉजिस्ट से या जो ऑटिज्म के एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करें और अपने बच्चे को, इवन अपने फैमिली को एक मेंटल ट्रॉमा से बचा पाएं। अच्छा, हमारी जो फैमिली है वो कितना मेजर रोल प्ले करती है एक बच्चे के लाइफ पे? अगर मैं पेरेंटिंग को बोलूँगी, नॉट पुअर पेरेंटिंग, लैक ऑफ पेरेंटिंग, कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे की लाइफ पे जब बच्चा छोटा होता है, वो अपने घर में जो माहौल देखता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? मैम, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस दिन बच्चा की घर में एंट्री होती है, मतलब जिस दिन मदर प्रेग्नेंट होती है, उस दिन से ही पूरा का पूरा जो ये चीज़ आप जो पूछ रही हैं उसका इम्पैक्ट बच्चे पे दिखने लगता है।
जब प्रेगनेंसीज होती हैं, वो 9th मंथ का जो इंट्रा-यूटाइन हिस्ट्री रहती है, घर के अंदर क्या वातावरण है, बच्चा किस एटमॉस्फेयर पे रह रहा है, माता पिता के बीच में संबंध कैसे हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं है, कोई मेंटल ट्रॉमा का शिकार तो नहीं है मदर, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई एंजाइटी तो नहीं है। इन सभी चीज़ों का बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से मैम पहले के होता था कि घर में सबके बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता था, मतलब गांव में क्या होता था कि जब पता चलता था कि घर में लेडी जो है प्रेग्नेंट है तो खुशियां होती थी, पूरे अच्छे मतलब एक बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट होता था, मतलब एक पॉजिटिव ऑरा या पूरे घर में एक अच्छी एनर्जी होती थी, जिसके साथ सारे लोग उसका अच्छे से केयर करते थे। इवन डाइटरी फैक्टर से लेके एक घर के अंदर जो एक पॉजिटिविटी होती थी, पॉजिटिव एनर्जी होती थी, एक बहुत अच्छी होती थी, जो कि आज की डेट में कहीं ना कहीं जब ये न्यूक्लियर फैमिली जैसे से बनती जा रही है, ये चीजें लैग कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आज जो डाटा ADHD ऑटिज्म का ये वर्ल्ड वाइड जो डेली बढ़ता जा रहा है, ये उसी का ये एक रिजल्ट है कि न्यूक्लियर फैमिली के होने की वजह से ना फैमिली के घर में एक अच्छा वातावरण है, ना मदर को एक अच्छा केयर मिल पा रहा है, ना एक मेंटल सपोर्ट मिल पा रहा है। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है मैं बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो ऐसे केसेस में जब कोई ऑटिज्म या ADHD का पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसकी मदर की इंट्रा-यूटाइन हिस्ट्री लेते हैं। मदर को कोई ट्रॉमा तो नहीं था, कोई मेंटल ट्रॉमा तो नहीं था, कोई डिलीवरी के टाइम पे कोई ट्रॉमा मतलब सर्जिकल कंडीशंस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, या मदर के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हुआ। तो सभी चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चे के पर पड़ता है, और ऐसे बच्चे में हम लोग सारी चीज़ें मेंटल फिजिकल सिम्टम देखने के बाद ही जब हम इंडिविजुअलाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो ADHD ऑटिज्म में बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि ये बेसिकली एक मेंटल डिसीज ही होती है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज होती है। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साथ में इंटीग्रेटिव थेरेपीज का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये थेरेपीज किस तरीके का रोल प्ले करती हैं? जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये स्पीच थेरेपीज किस तरीके से काम करती है और इनका क्या बेनिफिट है? मैडम पूरा हमारा जो बॉडी है, जो हमारा सिस्टम है, वो हमारे 2 सिस्टम से इंटीग्रेट होकर चलता है। एक नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और इंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें हमारे हार्मोनल चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों में कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि हैप्पी हार्मोन जो होते हैं इनका लेवल भी काफ़ी कम होता है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि नर्व कंडक्शंस में भी प्रॉब्लम होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेशन या हाइपोक्सिक कंडीशन होने की वजह से वो डेवलप नहीं हो पाया है, तो वो भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे में जो हमारे मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो पेशेंट के मेंटल और फिजिकल लेवल पे अच्छा काम करती है। साथ ही में अगर ये इंटीग्रेटिव थेरेपीज भी अगर पेशेंट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब वो थेरेपी करा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है वो मेडिसिनल को और अच्छे से मतलब एक स्टिमुलाई या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें रिकवरी फास्ट होती है। मेडिसिन के साथ साथ इंटीग्रेटिव थेरेपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो जो रिजल्ट आपको 6 मंथ में दिखने चाहिए थे बच्चे में, वो आपको 3 to 4 मंथ में दिखने लगते हैं। और पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स को कि कई बार ऐसा भी होता है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट नहीं दिखता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी एक ससेप्टिबिलिटी होती है, उसकी परसीविंग पावर होती है, तो वो कई बार टाइम लगता है। तो आप लोग फ्रीक्वेंटली बार बार डॉक्टर्स को या कोई थेरेपिस्ट को स्विच ना करें, एटलीस्ट 3 मंथ कहीं पर एक बार टिक कर ही उसको देखें। और ऐसे में अगर आप अच्छे थॉट के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ, आपके घर में अच्छी एनर्जी है, तो बच्चे में अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार जो मैंने देखा है कि मेडिसिन भी लेते हैं, थेरेपीज भी कराते हैं, बट उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उसमें सबसे मेजर जो लैकिंग मैंने देखी कि पेरेंट भी अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते हैं, जबकि डॉक्टर्स की तरह, थेरेपिस्ट की तरह पेरेंट्स को भी अपने एज ए थेरेपिस्ट बच्चे को लव, अफेक्शनेट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तभी बच्चा फास्ट रिकवर हो पाता है। मेरे 1000 ऑफ केसेस में जो मैंने देखे, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देखे, उसमें वही रिजल्ट सबसे अच्छे देखे जहाँ पे पेरेंट ने भी अपने बिहेवियर में, अपने घर के ऑरा में, अपनी एनर्जीज में, अपने पैटर्न्स में चेंज किए, तो बच्चे में अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे। रिजल्ट्स आए। सर, ओवर पजेसिव नेचर ऑफ पेरेंट्स, ये भी एक रोल लाइक मेजर रोल करता है, इम्पेक्ट करता है इसका भी?
मैम डेफिनेटली रोल प्ले बहुत करता है से क्योंकि पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव होते हैं, बहुत ओवर डिसिप्लिन होते हैं, तो इस टाइप का भी बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। मैम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे डिफरेंट टाइप की पेरेंटिंग होती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को अपने आप को बिल्कुल फ्री रखते हैं कि बच्चे में कोई रोक टोक नहीं रखते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे डिक्टेटरशिप तरीके से बच्चे को रखते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को हर चीज़ में टोकते हैं, रोकते हैं, डिक्टेटरशिप तरीके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्टार्टिंग से ही उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। तो ऐसे में या पेरेंट का बड़ा ओवर पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके परफॉर्मेंस में इसका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेरेंटिंग होती है। आप अपनी भी काउंसलिंग कराइए कि कौन सी पेरेंटिंग आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी। तो उसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर ऐसा होता है या हम लोग नोटिस करते हैं कि पेरेंट्स ऐसे हैं, तो हमको सजेस्ट करते हैं कि आप भी अपनी 1-2 काउंसलिंग जरूर लें, ताकि आप समझ पाएं कि आपको अपने बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है। सर, जब से ये हमारी लाइफ में ये मोबाइल आया है, तब से एक स्क्रीनिंग टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और आजकल बच्चों की भी स्क्रीनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, कई बार पेशेंट्स जो आते यहाँ हैं, पेरेंट्स और बच्चे मतलब Yes. दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स हाँ। को किस तरीके से डील करें कि वो स्क्रीनिंग टाइमिंग उनका बच्चों के हेल्थ पे इशू न डाले? जैसे कई बार बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चा पहले बिल्कुल अच्छा था, अच्छे से मम्मी भी बोलता था, पापा भी बोलता था, उसको पोएम भी याद हो जाती थी, बट धीरे धीरे वो चीज़ें डिसअपियर होती गई। तो बताना चाहूँगा कि ऑटिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वर्चुअल ऑटिज्म, एक होता है क्लासिकल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म जो होता है वो जनरली जब बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, उसको माँ का प्यार नहीं मिलता है, पापा का प्यार नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन या टेलीविजन या गैजेट्स में ही चीज़ों को इन्वॉल्व हो जाता है। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्टिवनेस या कहें, या कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो मोटर सेंसरी या जो ब्रेन का वो पार्ट जो डेवलप होना था, जो कि लव अफेक्शनेट, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ें जरूरी होती हैं। माँ का प्यार, पापा का प्यार, नेचर का एक्सपोजर, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एक्सपोजर होना। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं तो वो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। और कई बार माँ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं ध्यान देती हैं। आज के डेट में वो ज़्यादातर फ़ोन में ही लगी रहती हैं, या कई बार देखा गया कि खाने के लिए भी बच्चे को फ़ोन दिया जाता है। कई बार वो अपने जिस टाइम बच्चे को टाइम देना हो तो उस टाइम पे भी फ़ोन का यूटिलाइजेशन करती हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को मोबाइल गैजेट्स ना दें, अन्यथा आपका आगे आने वाला समय आपको मोबाइल में बस अपने बच्चे की बीमारी के बारे में ही सर्च करने में पूरा टाइम और अपना मेंटल हेल्थ सुधारने में लग जाएगा। इसलिए आप प्लीज आप लोग अपने अपने और अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक मोबाइल और स्क्रीन है जो कि आपके बच्चे के अंदर इम्पल्सिविटी, डिस्ट्रक्टिविटी, ये सारी चीजें डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज़ को बोल देते हैं कि हम इससे मोबाइल हटाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मोबाइल एडिक्टिव बने या स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, और तो बच्चे में अलग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लाइक एंगर इश्यूज एंड रोने लगते हैं एंड चीज़ों को फेंकने लगते हैं। तो उन सब से बचने के लिए पेरेंट्स उनको फिर से मोबाइल ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पेरेंट्स हैं तो वो इन चीज़ों को किस तरीके से डील करें, लाइक जो बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं, अगर उनको मोबाइल नहीं दें तो वहाँ पर किस तरीके से डील करना चाहिए उनको? ऐसे में मैम देखिए कि पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कि पहले जब हम लोग अपने गांव में रहते थे, जब मम्मी पापा दादा दादी होती थी और आसपास में जो लोग होते थे, वो हमेशा मम्मी को बताते थे कि आप बच्चे के साथ ऐसा करिए, बच्चे को इस तरीके से रखिए, बच्चे को बाहर घुमाइए, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखिए। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंटल ट्रेनिंग जो पहले मिलती थी और आज की डेट में उसके बीच में जो बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, वही इशू है कि ये जो बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, या उस टाइम पे क्या होता था कि दादी होती थी, जब बच्चा रोने लगता था तो माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार होता है कि माँ बच्चे के आंख में आंसू नहीं देख सकता है, देख पाती है, या जैसे बच्चा वो चाहती कि अपने बच्चे की हर एक डिमांड को पूरी करते, तो उस केस में पहले क्या होता, दादी होती थी, दादी बच्चे को कैरी कर लेती थी, या माँ जो होती थी वो बच्चे को पहले पता करती थी कि उसकी लाइक और डिसलाइक क्या क्या है। तो ऐसे में जब ऐसी चीजें होती हैं तो जनरली
माँ को ये करना चाहिए कि बच्चे की लाइक और डिसलाइक को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके। और उसमें बच्चे का इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, उसमें बच्चे को डाइवर्ट करना चाहिए ऐसे चीज़ों में। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा यूज टू हो जा रहा है मोबाइल के लिए, या जब मोबाइल आप नहीं दे रहे तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है, एग्रेसिव हो जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आप एक अच्छा इन्वायरमेंट या उसके इंटरेस्ट ऑफ एरिया में उसको उस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। या दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ, जब बच्चा सुबह उठता है तो उस टाइम मदर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन होता है बहुत ही अच्छा टाइम होता है, क्योंकि जब माँ बच्चे को कैरी करती है, उसे बिल्कुल सीने से लगाती है, प्यार करती है, तो उस टाइम जो बच्चे के अंदर और माँ के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो लव ऑफ यूनिवर्स है, जिसे पूरा ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं कि हम लोग कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो उस टाइम जो उसकी एनर्जी होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस टाइम मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादातर ऐसी पेरेंट्स को बच्चे को प्यार से हग करके उसको वो चीजें बतानी चाहिए कि बेटा ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं। सपोर्टेड अगर फोन उस टाइम बहुत एंगर हो रहा है, तो उस टाइम जब आप प्यार कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप किसी स्टोरी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में बच्चे को समझाना है कि बेटा खाना खाते टाइम ये मोबाइल नहीं देखते हैं, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस टाइम बच्चा समझता है। लेकिन जिस टाइम बच्चे को आप डांट रहे होते हैं, जब उस बच्चा एंगर में होता है, तो ब्रेन का वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं काम करता है जो आप समझाना चाहते हैं। तो ऐसे में सुबह का टाइम और रात का सोते टाइम जब आप बच्चे के साथ प्यार से खेल रहे होते हैं, आप भी बिल्कुल फ्रीली अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब कोशिश करें कि ये सारी चीजें बच्चे को एक मोरल फॉर्म में, मोरल स्टोरी के फॉर्म में समझाएं, ताकि बच्चे के अंदर ये सारी चीजें एक संस्कार के फॉर्म में वो सीख सके बच्चा। खाना खाते वक्त बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चा जिससे आराम से खाना खाए, कि खाना अवॉइड ना करे। जैसे बच्चे खाना नहीं खाते तो तब मोबाइल चला देते हैं या टीवी चला देते हैं, तो ये सारा जो स्क्रीन टाइमिंग है ये भी मतलब काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए पेरेंट्स को भी, कि वो इन सारी चीज़ों को दूर करें बच्चों से, और बच्चों को जो एक पुरानी लाइफ जैसे बच्चे जीते थे, जैसे हमारे टाइम पे बाहर खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, नेचर के साथ रहते थे, उन सब में इंडल्ज। तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उनका जो लाड प्यार कहीं उनके बच्चे को खराब तो नहीं कर रहा है, और किस हद तक उनको लाड प्यार की जरूरत है, या हर समय उनको लाड प्यार की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उनको लाड प्यार चीजें जरूरत हैं। और उनको एक अच्छा संस्कार, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी चीजें देना वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है। माँ बाप जैसे बच्चे को अंदर संस्कार देते हैं, जो चीज सिखाते हैं वही बच्चे के अंदर जाती हैं। तो घर में ऐसी चीजें, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी चीजें या ऐसा उसका लाइफ स्टाइल को डिजाइन करें ताकि बच्चा इंडोर एक्टिविटीज के साथ आउटडोर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो। ज्यादा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसको बाहर करके बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटीज, साइकिलिंग एंड ऑल सारी चीजों में इन्वॉल्व करें, स्केटिंग हो गया, डांसिंग क्लास हो गया, ताकि बच्चे के जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया में जब बच्चे को आप वर्क कराएंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो आपको एक प्रॉब्लम के फॉर्म में दिख रही होती है, इसका आपका सॉल्यूशन डे बाय डे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। हाइपर एक्टिव लाइक मोर एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। कई बार जैसे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर मोटर लगी है। कई बार बच्चे स्कूल से भी टीचर्स पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा तो टिक के बैठता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मोटर लगी हुई है। तो ऐसे में वही होता है कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। ऐसे में बच्चे की लाइक, इंटरेस्ट, इस सब चीज को पता करके उसके एरिया में डाइवर्सिफाई, चैनलाइज करना पड़ता है, ताकि बच्चा उस एरिया में अपने आप को फोकस कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, और उसकी एनर्जी जो है एक डायरेक्शंस में जा सके, ना कि वो एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में दिखे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की होती है। साथ में कई बार ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार मैम ज्यादातर पेरेंट्स में मदर को ही ब्लेम किया जाता है कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु पेरेंट्स में फादर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही मैं पूछ रही थी कि फादर का क्या रोल होता है इसमें, कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि अगर उनके जो बच्चे को ऑटिज्म या ADHD डायग्नोस हुआ है तो फादर को वहाँ क्या रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि फैमिलीज में यही बोल देते हैं मदर, माँ के साथ बच्चा ज़्यादा रहता है, उसी ने ध्यान नहीं दिया, वही मोबाइल में लगी रहती है या अदर एक्टिविटीज़ में लगी रहती है, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही। तो वहाँ एक फादर का क्या रोल है?
फादर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैम, क्योंकि कई बार मदर तो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बच्चा कई बार ये देखा था कि फादर से बहुत ज्यादा क्लोज होता है पर फादर टाइम नहीं देते हैं, या फादर कई बार जब बच्चा फादर के पास जाता है कोई डिमांड लेके तो फादर उसको एग्रेसिव फॉर्म में या गुस्से में बोलते हैं, तो बच्चा जो है नेग्लेक्टेड फील करता है। तो ऐसे में सभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी फादर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप ऑफिस से आए तो अपने ऑफिस का काम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें और अपने बच्चे को टाइम दें, क्योंकि आप जब ऑफिस से आते हैं और आपने कभी नोटिस भी किया होगा जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी पूरी ऑफिस की सारा स्ट्रेस वो सारा खत्म हो जाता है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं और आपके स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, क्योंकि आप जब अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं तो आपके अंदर एक लव अफेक्शनेट जैसे फीलिंग आती है जो कि सारे स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं। उसी तरीके से बच्चा भी जब फादर के पास जाता है, क्लोज होता है, तो उसको एक लव अफेक्शनेट से उसके अंदर भी जो उसका एनर्जी है वो बूस्ट अप हो जाती है। तो ऐसे सभी फादर्स जो आप केवल अपने काम में उलझे रहते हैं या अपने ऑफिस को लेके बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं या संडे को भी अपने ऑफिस वर्क में बिजी रहते हैं, प्लीज अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को टाइम दें ताकि आप दोनों मिलके अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पाए। एंड आजकल ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, फिर ऑफिस के बाद भी जो एक फैमिली टाइम होता था उसमें भी आकर वो घर पे काम करते हैं, वो अपना फैमिली टाइम बच्चों को वहाँ भी नहीं दे पाते। तो आई थिंक इस चीज़ को समझना चाहिए उनको कि एक जॉब है, उसके बाद आपका फैमिली टाइम भी है। डेफिनेटली मैम, ये जो केसेस जो आज के डेट में ADHD ऑटिज्म या बिहेवियर जो इश्यूज हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा जो रीजन है घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर ना होना, पेरेंटिंग जो है प्रॉपर पेरेंटिंग ना होना, पेरेंटल केयर ना होना, यही सबसे बड़ा रीजन है। ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं इनमें सबसे बड़ा रोल यही प्ले करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है, कई बार मदर जो होती हैं जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम वो कुछ ना कुछ अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ ऐसी मेडिसिन लेती हैं, उसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि बच्चे के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो प्रॉपर नहीं हो पाता है, या ब्रेन का वो पार्ट जो इमोशंस या इन चीज एंगर इन चीज को कंट्रोल करता है उसमें प्रॉपर कुछ ट्रॉमा की वजह से या हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल या अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें तो ये जो आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ADHD और आई थिंक आफ्टर कोविड ये और ज्यादा तेज बढ़ने लगा। डेफिनेटली मैम, ये इसलिए बढ़ा है कोविड के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड के बाद न्यूक्लियर फैमिली या आइसोलेशन या बच्चा काफी टाइम तक अकेला रहा, एक रूम में बंद होकर रहा, तो उसने दुनिया ही नहीं देखी। और बच्चे के लिए जो छोटा बच्चा होता है जो 3 से 5 साल का होता है तो वो बाहर की दुनिया देखता है, बाहर के एटमॉस्फेयर को देखता है, हरियाली गार्डन देखता है, एनिमल्स को देखता है, डिफरेंट साउंड्स को सुनता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब उसके ब्रेन में जाती हैं तो उसके ब्रेन में भी बहुत सारी इंपल्स या ये सब चीज जनरेट होती है जिससे उसके बॉडी की और उसके ग्रोथ हार्मोन में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वो कहीं ना कहीं लैक की उसके वजह से भी इनका काउंट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर प्रिंस, ये देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है आफ्टर डिलीवरी तो मोस्टली बच्चे रोते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा तो उसमें कितना रिस्क होता है ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होने का? मैम बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये जो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो जवाब है उन सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि ऐसे पेरेंट्स सतर्क हो जाएं कि अगर जिस टाइम डिलीवरी हुई है और आपका बच्चा रोया नहीं है या बच्चे का शरीर नीला पड़ गया है, तो ऐसे सभी पेरेंट्स आप जरूर ध्यान रखें कि ऐसे में हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है बहुत से रिसर्च में कि ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पर ये सारी चीज़ें जहाँ से रेगुलेट होती हैं वहाँ इश्मिक कंडीशन हो जाने के या ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से बच्चे में आगे चल के ये सारी समस्या देखी जाती है। कई बार सेलुलर एट्रोफी या बहुत सारी ब्रेन में जो वाइट मैटर होते हैं, ग्रे मैटर होते हैं, इसके अंदर चेंजेस देखे जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने भी देखा है कि अगर बच्चा रोया नहीं है तो ADHD ऑटिज्म का शिकार हुआ है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जब बच्चे के गले में नॉट जो होता है माँ का हो जाता है, ऐसे केसेस में हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से भी ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑटिज्म और सेरेब्रल एट्रोफी की केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले। मैम क्या सर आप कुछ बताना चाहेंगे सेरेब्रल पैल्सी के बारे में?
देखिए सेरेब्रल पाल्सी भी एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो अच्छे से चल नहीं पाता है, उसके अंदर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, मसल्स बहुत वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन निकलते हैं, उनके जो मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो सिग्नल्स होते हैं प्रॉपर उसमें कंडीशंस नहीं होते हैं। तो ये या ब्रेन में सेरेब्रल ट्रॉफी की वजह से बहुत सारे केसेस में जो मैंने देखे हैं सेरेब्रल पाल्सी के केस, जिसमें मैंने इनिशियली अगर बहुत सारे केसेस में मैंने मैम होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा बहुत सारा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी देखा है, परंतु ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर बहुत सारी कंडीशंस जहाँ पे सेरेब्रल ट्रॉफी या कोई इंजरी रही हो या इश्मिक कंडीशंस रही हो ब्रेन में, तो ऐसे में ये जो सेरेब्रल पाल्सी जो बच्चे में, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मसल्स बहुत वीक होती हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं सेरेब्रल पाल्सी के शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों में अगर स्टार्टिंग से ही सावधानी बरती जाए तो इसमें सुधार हो सकता है। साथ में कुछ थेरेपीज भी होती हैं जिसमें बच्चे के अंदर मसल कोऑर्डिनेशन, उनकी जो बोन्स होती हैं उसमें कैल्शियम, आयरन और बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर जो जरूरत होती है, वो सारी चीज़ें अगर इनिशियल डेज में ध्यान रखी आती है तो ऐसी कंडीशंस तक हम ला सकते हैं जिसमें बच्चा एक नॉर्मल अपनी जीवन यापन कर सकता है। सर जैसे अभी आपने ये बताया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब मैं यहाँ ये पूछूंगी कि एक डिसऑर्डर, मेडिकल डिसऑर्डर्स और मेडिकल डिसीज दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए मैम, डिसीज जो होती है वो पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, और जो डिसऑर्डर होता है वो कई ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी के किसी पार्ट को या ब्रेन को वो अफेक्ट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसऑर्डर के फॉर्म में होते हैं, और जो डिसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो एक डिसीज स्पेसिफिक होता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और किस जैसे अभी तो हम आज ऑटिज्म, ADHD एंड चिल्ड्रन बिहेवियर पे बात कर रहे हैं, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है मैम, ऑटिज्म हो सकता है, बिहेवियर इशू हो सकता है, ADHD होता है, ये सारे जो हैं ये हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से ही ये जो विकार होता है ये उत्पन्न होता है। ओके सर, पेरेंटिंग लाइक आजकल एक पेरेंटिंग होती थी जो पुराने टाइम पर होती थी, जिसको हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग बोलते हैं, और एक पेरेंटिंग है जो आज के टाइम पे होती है, मॉडर्न पेरेंटिंग। तो आप इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग एंड मॉडर्न पेरेंटिंग इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है बच्चे की लाइफ में? बच्चों पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो डाटा जो है, बार बार हम डाटा की बात कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। पहले के टाइम पर कहीं मतलब 100 में एक बच्चा ADHD, ऑटिज्म या न्यूरो सुनने के लिए भी नहीं मिलता था, आई थिंक कैसे ये बुक्स में पढ़ी जाती थी। और आज की डेट में हर 30 में एक बच्चा ये ADHD ऑटिज्म का शिकार है। इसका जो रीजन ये जो आपने जो पूछा वही जो हमारा ये मॉडर्न पेरेंटिंग मतलब कि जब आप देखिए कि बच्चे को हर चीज डिजिटलाइज कर दिया गया है, बच्चे को बुक की जगह उसको हम टैबलेट दे रहे हैं, बच्चे को स्मार्ट क्लास दी जा रही हैं। पहले में क्या होता था कि मैम एक ऐसी परंपरा होती थी जिसमें बच्चे जो होते थे वो अपने गुरुजन के पास जाते थे, गुरुजन उनको बहुत सारी चीजें मोरल स्टोरी की फॉर्म में सिखाते थे, बच्चे होते थे उनको अलग अलग तरीके से एक संस्कार के तरीके से एक माहौल मिलता था, नेचर में नीचे बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, नेचर के बीच में पढ़ाया जाता था, टास्क दिया जाता था उनको, बहुत सारी चीजें कई बार उनको दिया जाता था कि आप जाइए गांव में या कुछ ऐसी चीजें सबसे मिलकर ले आइए, उनसे एक स्टोरी करिए या कुछ ऐसे स्टोरी के फॉर्म में उनको चीज बताई जाती थी। तो वो जो पुरानी जो ट्रेडिशन था वो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि उसमें बच्चे के मानसिक शारीरिक विकास के लिए जो भी चीजें जरूरत होती थी वो पहले होती थी, और बच्चा हर एक चीज से एक्सपोज होता था, मतलब चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर हो, या किसी जो रिलेशंस जो होते हैं, या कई बार बच्चे को अलग अलग लोगों से संस्कार सीखने को मिलता था, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे कोई रिलेटिव्स का हो, या घर में बच्चे होते थे 2-3 भाई बहन होते तो बड़ा छोटे को सिखाता था, उसका बड़ी बहन उसको सिखाती थी, प्यार से रखती थी। तो आज के समय में देखते हैं कि ज्यादातर जो मॉडर्न में लोग एक बच्चा करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में जो ये जो मॉडर्नेशन जो हो रही है जिसमें एक बच्चे में जब होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, या
कहीं ना कहीं बच्चे अपने इमोशंस को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें ये बहुत कॉमन हो गया है कि बच्चा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को अपने आप में ही लेके अंदर अंदर परेशान रहता है, क्योंकि उसके पास ना तो उसके मम्मी पापा, क्योंकि सारे जॉब, अपने आजकल सब आजकल जॉब्स की में जॉब मतलब में या अपनी ईएमआई में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, या ये सोचते हैं कि बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे फ्यूचर दे सके, सके उसमें, ना कि करंट की सिचुएशन को ना सोचते हुए हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं। तो सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप पहले अपने बच्चे का प्रेजेंट को अच्छा रखिए, तभी आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में जो मदर्स हैं जो आज की डेट में जो अपने बच्चे को अपना प्यार देने की जगह पे अपने मेड या किसी को रख केयर देती टेकर हैं, के हाथ में दे अपना खुद देते पार्टीज में जाते हैं, बच्चे को अपने आप से दूर रखते हैं, बच्चे को एक छोटे से घर में या एक घर में ही आप इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स के फॉर्म में उसको हर चीज देने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ना करें ऐसा, कोशिश करें कि बच्चे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरली चीज़ों से एक्सपोज कराएं, ताकि बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हो पाए जो कि पहले के बच्चों में डेवलप हो पाती थी। पहले के बच्चे के लोग अच्छे संस्कार होते थे, चीज़ों को समझ अच्छी होती थी। इवन जो आज की जो मॉडर्न लाइफ है, बच्चे का जो पहले खान पीन था वो आज के खान पीन में बहुत डिफरेंट है। और बहुत सारी चीज़ें मैम डे बाई डे जो पॉपुलेशन से इनकी इंक्रीज होने की वजह से फूड में एडल्ट्रेशन हो गया, दूध में, वेजिटेबल में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। तो उसका भी बैड इम्पैक्ट है। बट पहले के लोग जो होते थे उनको स्वच्छ खाना मिलता था, घर का दूध मिलता था, सब्जियां होती थी फ्रेश, तो कहीं ना कहीं उससे भी उनके अंदर जो चीज़ें जो पहले के लोगों और आज के लोगों में डिफरेंस दिखा गया है। इसका भी एक रीज़न है कि पहले के लोग काफ़ी अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहते थे, बच्चे को हेल्थ के कॉन्शियस रहते थे, और आज की डेट में सब अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटाते हैं। यही रीज़न है कि डे बाई डे ऐसी सिचुएशन आ रही है। और मुझे लगता है अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि फिर से ही हमें अपने पुराने कल्चर को ऑप्ट करना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो ये ऑटिज्म के, जैसे आपके पास तो पेशेंट्स आते हैं ऑटिज्म के, तो उनको टेस्ट का भी आइडिया नहीं होता कि लाइक ये मीठा है, खट्टा है, ये क्या है, मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं वो क्या नहीं, बस वो जस्ट खा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, वो उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का भी कोई केस देखे हैं आपने कि बच्चों को आइडिया होते हैं मैम? कई बार बस मैं कुछ ही ऐसे पेशेंट में देखा जिसमें मदर ने स्टार्टिंग में ही उनको मीठी चीज़ें नहीं दी या स्पाइसी चीज़ें नहीं दी। तो कुछ ही ऐसे होते हैं बच्चे जिनके टेस्ट बड डेवलप नहीं हो पाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चों को ये सेंस रहता है कि चीज़ें खट्टी हैं, मीठी हैं। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों में जो शुगर होता है, जो कि ग्लूकोज जो होता है, वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है। तो ऐसे में हाइपर एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों में मीठा जो है देना अवॉइड करें। बाकी सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो ग्लूटेन हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपका डॉक्टर्स कोई टेस्ट करवाते हैं, अगर बच्चा इंटॉलरेंस है तभी उसी को स्टॉप करें, अदरवाइज सारी चीज़ें बच्चे को आप दे सकते हैं। किसी के कहने पे कई बार होता है कि पेरेंट्स जाते हैं कहीं थेरेपी कराने, तो उनके बच्चे को बोलते हैं कि ये नहीं देना चाहिए, तो पेरेंट्स इसको स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जब आपके बच्चे को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि बच्चे को किसी से एलर्जी तो नहीं है, फूड एलर्जी तो नहीं है, तो उसके बाद ही बच्चे को ये चीज़ बताई जाती है। तो आप अपने बच्चे को खुद से ये चीज़ें ना डिसाइड करें कि क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है। किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद ही ये चीज़ आप डिसाइड करें। अच्छा, आपने बताया शुगर, तो ये जो ऑटिज्म और ADHD डायग्नोस चाइल्ड होते हैं, तो इनमें शुगर क्यों अवॉइड कराते हैं? शुगर इसलिए अवॉइड कराते हैं क्योंकि शुगर जो होता है मैम, इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें बच्चे जैसे ही हमारे जो शुगर इंटेक जब वो करता है तो इंस्टेंट उसके बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो होता है बूस्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में एक ट्रिगर का फैक्टर की तरीके से काम करता है। बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, या जैसे बोलते हैं कि मोटर लगी है तो ऐसे मोटर ऑन हो जाता है। ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है जब बच्चा ज़्यादा शुगर इंटेक कर लेता है। तो ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शुगर, मीठी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें, और भी इसके अलावा और भी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। बच्चे को जो एक सीजनल फ्रूट है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स देनी चाहिए, ड्राई फ्रूट देनी चाहिए, खासकर कि बादाम अखरोट जरूर देनी चाहिए क्योंकि वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मिल्क भी देने चाहिए। अगर बच्चा इंटॉलरेंस नहीं है उसको मिल्क से, तो मिल्क भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ में अगर मिल्क नहीं दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जो इनको मिल्क से एलर्जी है या मिल्क लेने से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में उसको आप मखाने दें जिसमें कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बच्चे के हड्डियाँ स्ट्रांग रहें
और बोन जो है अच्छी रहें, उसका ग्रोथ अच्छा हो सके, तो कैल्शियम की जगह पे हम उसको मखाने के रूप में कर देते हैं, तो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है वो। अच्छा, होम्योपैथिक में ऑटिज्म और एडीएचडी इनका क्या ट्रीटमेंट है, और कितनी जल्दी इसका असर होता है, मतलब एक क्या टाइमिंग्स होती है कि इसका असर पड़ता है बच्चे पे, मतलब जो उसके सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं और बच्चों पे उसका असर दिखाई देने लगता है? मैम कई बार, या मैं बोलूँ कि डेली जब मैं मॉर्निंग में अपने फ़ोन को ओपन करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे फेसबुक पे मेरे यही क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरा बच्चा होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक हो जाएगा? हाँ तो वही। उन सभी पेरेंट्स को और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा होम्योपैथिक की दवाइयों से ठीक हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बट ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखें कि सही समय पर सही डायरेक्शंस में बच्चे को अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं, और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये यूट्यूब पे ये वीडियो देखा था, ये दवाई जो है बेरेटा कार्ब है, ये ऑटिज्म एडीएचडी के बच्चों में काम आ रही है। तो बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं मैम, ये कभी भी कोई एक सिंगल मेडिसिन सभी डिसीज में काम नहीं करती। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो पेशेंट्स के जो मानसिक शारीरिक लक्षणों को देखते हुए, जिससे हमने बताया कि मदर की भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, तो जब पूरा केस टेकिंग जो होती है होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको हम केस लेने के बाद उसके सिम्टम को एनालाइज करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, फिर उसके बाद जो मेडिसिन देते हैं वो बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक में काम करती हैं। बहुत सारे केसेस में मेरे रिजल्ट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। बट खुद से कोई मेडिसिन ना लें, या जो लोग यूट्यूब पे या जो रील पे जो लोग बोलते हैं उस मेडिसिन को लेने से, तो सबका आज ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कोई आप लेते हैं और उससे ऑटिज्म ठीक होता है। आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, जो कि आपके बच्चे के आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझ के जब दवा देते हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे रिजल्ट में मिलते हैं। सर, इस यहाँ मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है स्पीच थेरेपी पर। जैसे हमारे थोड़ा फैमिली में भी होता है कि अगर बच्चा डिले करता है बोलने में, तो जो हमारे सराउंडिंग में हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स और जो नेबर्स होते हैं वो यही कि अरे कोई बात नहीं, उसके फादर ने भी लेट बोलना शुरू किया था तो वो भी लेट बोलना शुरू करेगा। तो वहाँ भी वो चीज़ थोड़ी सी डिले हो जाती है, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों, मतलब उन पेरेंट्स पे या उन लोगों पे जो जहाँ बच्चे की स्पीच डिले हो रही है और वो इस तरीके की मिथ्स को सामने ले आते कि पेरेंट्स में डिले हुआ था तो बच्चों में भी डिले होगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये अभी तो 2 साल की हुई है, पापा भी इनके 1.5 साल और 2.5 साल में बोलना स्टार्ट किए थे, तो मुझे लगता है कि 1.5 साल तो अभी हुआ है, और हमें इनको अभी और वेट करना चाहिए 2.5 साल तक, क्योंकि पापा भी 2.5 साल के बाद ही बोलना स्टार्ट किए थे। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे बच्चा जब आप बच्चे को नाम से पुकार रहे हैं तो बस बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसका आई कांटेक्ट थोड़ा सा पुअर है, तो वो सारी चीज़ें और भी अगर साथ में हो रही हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ में कोशिश करें कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जहाँ बच्चा ये देख पाए कि बाहर जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने मदर फादर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि जब बच्चा बाहर जाता है तो देखता है कि दूसरा बच्चा जो है रो रहा है तो मदर उसको कैसे प्यार कर रही है, पापा कैसे प्यार कर रहे हैं, जिद जो कर रहा है तो उसको किस तरीके से वो जो पेरेंट्स को समझा रहे हैं। तो जब बच्चा बाहर जब आउटडोर चीज़ों में जब जाता है, डिफरेंट चीज़ों से नीचे से एक्सपोज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें ऐसे पेरेंट्स जरूर करें, और ध्यान रखें कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो किसी न किसी अपने एक्सपर्ट, जो निकटतम एक्सपर्ट हैं, उनसे मिलें और एक एनालिसिस कराएं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके बच्चा जो है वो माइल्ड ऑटिज्म का शिकार है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा जो है आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार है। क्योंकि जो ऑटिज्म जो 2 टाइप जो बताया मैंने, क्लासिकल ऑटिज्म में मैम प्योर होता है कि बच्चा फर्स्ट डे से ही उसका आई कॉन्टेक्ट पुअर होता है, नॉन वर्बल होता है, आइसोलेटेड होता है, रिपीटेड बिहेवियर होता है। बट जो वर्चुअल ऑटिज्म होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि बच्चा स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने की वजह से बच्चे के अंदर ये ऑटिज्म के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो वर्चुअल ऑटिज्म में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर अपने सही टाइम पर पेरेंट्स अपनी चीज़ों को समझ जाते हैं और वो सही इलाज लेते हैं, सही एक्सपर्ट के एडवाइस को मानते हैं, तो वर्चुअल ऑटिज्म में बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिल जाती है।
ओके। कितना क्योरेबल है ये ऑटिज्म? मैम देखिए, लाइक अगर आफ्टर ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड थेरेपीज, इसको कितना क्योर कर सकते हैं? मैम देखिए, बहुत सारे अगर आप बहुत सारे रिसर्च देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज या बहुत सारे ऐसे मतलब फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनको भी हाँ। पहले ऑटिज्म एडीएचडी का शिकार थे, बट उन्होंने या उनके पेरेंट ने आइडेंटिफाई किया, एक सही डायरेक्शन में उनको एक फोकस्ड होकर चीज़ों को कराया, ताकि वो उस फील्ड में अपना एक्सपर्ट टी हासिल कर पाई या उन्होंने अच्छा कर पाया। तो ऐसे में देखिए, रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट सही टाइम पे, जो मैंने बताया कि सही टाइम पे सही डायग्नोसिस, सही गाइडेंस का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अगर आप चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, या कई बार ये भी मैंने देखा है कि कई बार पेरेंट्स ही काफी लंबे टाइम तक इसके शिकार होने की वजह से एक मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स को भी आफ्टर लाइक अगर बच्चे में डायग्नोस हो रहा है तो एक एक्सेप्टेंस मोड में आना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बीमारी है, बट हाँ डिसऑर्डर है, उसका इलाज भी है, क्योर भी हो सकता है, बट उसके लिए उनको एक्सेप्टेंस में आना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेंटल यानी कि मेंटल डिसऑर्डर लाइक वो एक गलत ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो अवॉइड भी करते हैं सोसाइटी के सामने डिस्कस करने के, सोसाइटी के सामने थोड़ा अवॉइड करते हैं निकलना या बच्चों को लाना। तो इन सारी चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वहाँ जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए अगर उनका बच्चा ऑटिज्म या एडीएचडी यानी कोई भी जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उससे डायग्नोस होता है? तो ऐसे में सबसे पहले सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा एडीएचडी, ऑटिज्म या किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। दूसरी चीज़ कि आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक चैलेंज के रूप में लें, और अपने साथ या जिस पे आपकी ट्रस्ट है, चाहे वो आपका थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, उनके दिशा निर्देश में आप अपने बच्चे के अंदर चीज़ों को पहचाने कि बच्चे की लाइक डिसलाइक क्या है, और उसी लाइक जो एरिया है उसमें उसके कौन से इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, उसमें उस इंटरेस्ट को और किस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बच्चे को, और उस इंटरेस्ट एरिया में इंटरेस्ट को और डेवलप करा सकते हैं। इन चीज़ों को फोकस करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे सेमिनार्स में या बहुत सारे अपने वर्कशॉप में ऐसे पेरेंट्स को देखा है जिनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं पेरेंट के सपोर्ट की वजह से, और बहुत सारे बच्चे को ऐसे देखा कि पेरेंट के सपोर्ट की वजह से ना होने पे वो बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, बहुत क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे सिंगिंग, डांसिंग या अच्छे स्पोर्ट पर्सन की क्वालिटी भी हुई, और पेरेंट ने सपोर्ट किया कि बच्चा अगर एकेडमिकली अच्छा नहीं है तो उस फील्ड में अच्छा है, तो पेरेंट ने उसमें पूरा सपोर्ट करके उस चीज़ में डाला, अच्छे एकेडमी में डाला, अच्छे ट्रेनर प्रोवाइड किए, तो ऐसे में बच्चे बहुत अच्छे किए। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ होती हैं, आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए उस पर काम करें, और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि एक ना एक दिन अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, तो एक ना एक दिन आप अपने अपने बच्चे पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं। सर, जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस होती हैं ये बच्चों की इम्यूनिटी पर कितना इम्पैक्ट डालती हैं? लाइक उनकी इम्यूनिटी को कितना अच्छा इम्प्रूव करती हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप अपने बच्चे को इनिशियल डेज से देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं ये बच्चे के बॉडी के हर एक सेलुलर लेवल पर जाकर ऐड करती हैं। अगर कोई डिरेजमेंट रहा हो तो उसको रिस्टोर करती हैं, क्योंकि ये पूरे होलिस्टिक अप्रोच से काम करती हैं। बच्चे के मानसिक शारीरिक रूप से या बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ हार्मोन या कोई भी जगह हिंड्रेंस हो रही है तो ये सब चीज़ को रिस्टोर करता है। तो इस तरीके से बच्चे को अगर हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं तो बार बार बीमार भी कम पड़ता है, चाहे वो सीजन चेंज हो, चाहे कोई वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है मैम, और बहुत सारे रिसर्च भी अभी आ चुकी हैं। WHO ने भी बोला है कि अगर बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्टिंग से देते हैं तो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच जो आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, एंड आई थिंक हमारे दर्शक भी इसको सुन के खुश होंगे। आप कोई एक मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहते हो लाइक इस पॉडकास्ट के एंड पर? इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज के समय में हर एक घर में जो ये बच्चे को लेके
जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो इम्यूनिटी को लेके आ रही हो, चाहे बच्चे के मेंटल हेल्थ को लेके आ रही हो, चाहे ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज को लेके आ रही हो, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपके घर के हर एक सदस्य ही प्ले करते हैं। ऐसे में आप सभी लोग अपने घर में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को बनाएं, अपने बच्चे को अच्छे से ध्यान रखें, उनकी डाइट का ध्यान रखें, उनके हाइजीन का ध्यान रखें, खुद से सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, बच्चे को सीजनल फ्रूट दें, डाइट दें, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे के साथ लाड प्यार से रहें, बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें ताकि बच्चा अपनी चीज़ों को आपसे शेयर कर सके और आप और आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी रह सके। यही आप सभी को मैं इस पॉडकास्ट माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे पॉडकास्ट को ध्यानपूर्वक सुना और अच्छे से मुझे विश्वास है कि इस बातों पे आप जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद।